हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल के ऊपर अभी जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो उसी सीरीज में जो है वो मैं आज आपको राजस्थान की जो मिट्टियाँ आती है उसका एक सेशन हम ले चुके हैं, जिसमें कि मिट्टियों की क्या विशेषताएँ आ जाती हैं या मिट्टी की परिभाषा क्या आ जाती है, मिट्टी कहते किसे है, उस सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे तरीके से। तो आप सबसे पहले जो है वो सेशन करना और फिर उसके बाद में जो ये सेकंड क्लास जो है वो आपको लेनी है, क्योंकि ये सेकंड क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि राजस्थान की मिट्टियों वाला टॉपिक जो है वो रीट मेंस में हो चाहे आरएस प्री में हो, इन सभी में जो है वो कंपटीशन के हर एग्जाम में मिट्टियों से एक क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन है तो आप समझ लो कि कितना वेटेज है, ठीक है। तो अभी जो है वो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाना, मैं अच्छे तरीके से आपको डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, कौन से क्षेत्र में कहाँ पे इसका विस्तार आ जाता है, किस किस चीज़ की जो इसमें कमी आती है, यानी कि किन तत्वों की इसमें कमी आ जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आप जो है वो फटाफट से बोर्ड की तरफ देखें और नोट करते हुए चलें। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान की मिट्टियाँ, ठीक है। राजस्थान की मिट्टियों में जो है वो आज हम राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मिट्टियों के प्रकार कौन कौन से आ जाते हैं। मिट्टी के प्रकार। अब आप बोलोगे मैम मिट्टी के कैसे प्रकार होते हैं, तो जैसे हम देखेंगे कि मिट्टी के भी जो वो कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि पहली हमारी मिट्टी आती है मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी, या हम इसको बोल सकते हैं बलुई मिट्टी। मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी या इसको हम जो है वो बलुई मिट्टी भी बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी जो है वो किस तरफ आ जाती है और इसकी क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं। तो इस मिट्टी में जो है वो सर्वाधिक जलधारण क्षमता आती है, क्योंकि इसके कण मोटे होते हैं। यानी कि इस मरुस्थलीय मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसी वजह से इसमें सर्वाधिक जलधारण क्षमता जो है वो इसके कण मोटे होते हैं, इसलिए इसकी जलधारण क्षमता बहुत कम पाई जाती है। सर्वाधिक जलधारण क्षमता जो है वो काली मृदा या रेंगुर मृदा जिसको बोलते हैं उसमें पाई जाती है। तो इसके कण मोटे होते हैं, इस वजह से इसकी जलधारण क्षमता बहुत कम पाई जाती है, ठीक है, गलती से निकल गया मुंह से। तो इसके कण जो है वो मोटे होते हैं, जिस वजह से इसमें जलधारण क्षमता जो वो कम पाई जाती है। अब आता है कि इस मृदा का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है या किन किन चीज़ों से जो मिलकर जो वो इसका निर्माण हुआ है। तो पहले अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और इसके साथ में बलुआ पत्थरों से मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हुआ है और अप्रदन से भी इसका निर्माण हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्यतः कौन से अप्रदन से हुआ है, तो मुख्यतः वायु अप्रदन से इसका निर्माण हुआ है, वायु अप्रदन से। यानी कि इस मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी का निर्माण वायु अप्रदन से सर्वाधिक हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इस मृदा का सर्वाधिक भाग जो है वो हमारे राजस्थान में आ जाता है, यानी कि इसका सर्वाधिक भाग राजस्थान में आता है, सर्वाधिक भाग आता है राजस्थान में, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यानी कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इस मृदा का उपनाम क्या आता है। तो इसका उपनाम आता है, इसको प्यासी मृदा भी कहते हैं। प्यासी मृदा क्यों कहते हैं, तो वो जलधारण क्षमता इसकी कम होती है, इसके कण मोटे होते हैं। इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो इसका विस्तार जो है वो राजस्थान का अगर हम मैप देखें तो इस मैप के अकॉर्डिंग इसका विस्तार जो है वो सबसे पहले यहाँ पे जिला आता है अनूपगढ़ के बाद में जिला आता है बीकानेर के बाद में इधर जिला आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में जिला आ जाता है बाड़मेर को विभाजित करके जिला बनाया गया था बालोतरा के बाद में जिला आ जाता है जोधपुर ग्रामीण, और जोधपुर ग्रामीण यानी कि जोधपुर को विभाजित करके जोधपुर ग्रामीण जिला बनाया गया था, और जोधपुर को विभाजित करके एक जिला बनाया गया था फलोदी डिस्ट्रिक्ट। तो फलोदी में भी इसका विस्तार आ जाता है। इसके साथ में ही चूरू डिस्ट्रिक्ट में विस्तार आ जाता है और नागौर जिले में भी इसका विस्तार आ जाता है, यानी कि इधर की साइड में चूरू और नागौर और सीकर जिले में भी जो है वो इसका विस्तार आ जाता है, यानी कि यहाँ से सीकर जिले में भी जो है इसका विस्तार आ जाता है। तो ये तो हमारी मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी हुई, ठीक है। इसमें जो है वो कमी किसकी होती है, यानी कि इस मृदा में
कमी किसकी पाई जाती है? इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की और कार्बन की जो है वो इसमें कमी पाई जाती है। इसमें अधिकता किस तत्व में होती है? अधिकता किस तत्व की होती है इस मृदा में? तो वो होती है कैल्शियम की। ठीक है, मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी में जो है वो अधिकता होती है कैल्शियम की। अब हम अगली मृदा के बारे में बात करते हैं, लवणीय मृदा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी यानी कि आप समझ जाओगे कि लूणी नदी जिधर होगी, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र जहां होगा वहां पे हमें लवणीय मृदा देखने को मिलेगी। तो यह जो है वो बालोतरा और पाली और जालोर और सांचौर जिले में। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिले के बारे में पूछ लेंगे। तो लवणीय मिट्टी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा और पाली और जालोर जिले में जो है वो ये मृदा आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि इधर जो है वो लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पे इस मृदा का प्रसार आता है। अगली हम बात करें तो दूसरी या सिरोजम मृदा, जिसको भूरी रेतीली मृदा भी कहते हैं, यानी कि दूसरी मृदा के बारे में अगर हम बात करें तो भूरी रेतीली मृदा, जिसको धूसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, या जिसको सिरोजम मृदा भी कहा जाता है, या फिर इसको अगर हम बात करें तो ग्रे पेंटेड मिट्टी इसको कहा जाता है। यानी कि भूरी रेतीली मृदा, धूसर मृदा, शिरोजम मृदा और इसके जो है वो भूरी बलुई मिट्टी भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी जो है वो इसका कलर भूरी बलुई मृदा की तरह होता है, तो भूरी बलुई मिट्टी भी इसको हम बोल सकते, भूरी बलुई मृदा। भूरी रेतीली मृदा, इसको धूसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, शिरोजम मृदा भी कह सकते हैं, ग्री पेंटेड मिट्टी भी कह सकते हैं। इसमें जो है वो सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें कमी किसकी आती है? तो जो मरुस्थलीय मृदा में आती है वही इसमें कमी आती है, यानी कि इसमें कमी आती है नाइट्रोजन और कार्बन की, इसमें कमी आती है। फिर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार इसमें अधिकता आ जाती है कैल्शियम की, तो उसमें जो किसकी अधिकता आ जाती है? और अगर हम बात करें तो भूरी रेतीली मृदा जो है उसमें लवणता के जमाव का प्रमुख कारण सिंचाई मानी जाती है, यानी कि लवणता का जमाव अधिक जो सिंचाई की वजह से हुआ है। लवणता का जमाव अधिक सिंचाई से, यानी कि इसमें लवणता का जमाव जो है वो अधिक सिंचाई के कारण हुआ है भूरी रेतीली मृदा में। और अगर हम एक और फैक्ट के बारे में बात करें तो इसके गहराई में चूने की परत पाई जाती है, चूने की परत पाई जाती है, जिसको हार्ड पेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके गहराई में जो है वो चूने की परत पाई जाती है, जिसको हार्ड पेन कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है? इसका विस्तार अगर हम बात करें तो इसका विस्तार राजस्थान के अगर हम बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और इसके साथ में ही नागौर जिला, नागौर को विभाजित करके डीडवाना कुचामन बनाया गया था, तो डीडवाना कुचामन जिले में भी इसका विस्तार आ जाता है। यानी कि भूरी रेतीली मृदा का विस्तार जो वो इस तरफ आता है, नागौर, डीडवाना, कुचामन और इसके साथ में जो है वो पाली और जोधपुर ग्रामीण में भी देखने को मिल जाता है। यानी कि इसका थोड़ा हिस्सा जो है वो जोधपुर ग्रामीण और पाली में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको नोट करो, फिर हम जो है वो अगली मृदा यानी कि पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें तो फटाफट से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मिट्टी के प्रकार, यानी कि राजस्थान की मिट्टी के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने बात करी है मरुस्थलीय रेतीली मृदा या फिर बलुई मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। मरुस्थलीय मृदा जो वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी, आप सभी को पता है। और इधर आप देखते हो कि इधर जो कण जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं मृदा के, जिस वजह से
वहाँ की जो मतलब कि क्या आ जाती है कि जो जल भराव अक्षमता जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि जल जो है वो भराव अक्षमता उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है। किस तरफ के क्षेत्र की? तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की, क्योंकि वहाँ पे जो मृदा जो है या बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी आ जाती है, उसके कण जो है वो मोटे होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो ग्रेनाइट चट्टानों ने बिखरने से इसका निर्माण हो गया, अप्रदन से इसका निर्माण हुआ। अप्रदन में अगर हम बात करें तो मुख्यतः वायु अप्रदन से इसका निर्माण हुआ। आप सभी को पता है कि पश्चिमी मरुस्थल में जल कहाँ पे है, वहाँ पे तो ज्यादातर हवाएं चलती रहती हैं, तो वायु अप्रदन से इसका निर्माण हुआ है। और बलुआ पत्थर यानी कि बालू माटी जो है वो उधर आ जाती है, आप सभी को पता है, तो बलुआ पत्थर से जो है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक एरिया घेरता है, सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, तो मिट्टी भी वही घेरेगी, यानी कि सर्वाधिक भाग पे ऊपर, यानी कि राजस्थान के कौन से भाग पर सर्वाधिक जो है वो मिट्टी घेरती है, तो वो ये मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी जो वो राजस्थान के सर्वाधिक एरिया को घेरती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इसका उपनाम क्या आ जाता है, तो प्यासी मृदा। यह आप सभी को पता है कि पश्चिमी मरुस्थल की तरफ जो है वो पानी बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है, तो ये प्यासी मृदा ही है, यानी कि यहाँ पे पानी की कमी है जिस वजह से मृदा जो है वो प्यासी है, तो इसको उपनाम आ जाता है, इसको प्यासी मृदा भी कहते हैं। फिर अगर हम बात करें तो इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो मोस्टली तो मुख्यतः जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में इसका विस्तार आता है, क्योंकि मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी है। तो ये पॉइंट आप लिख लेना कि मुख्यतः तो इसका विस्तार जो है वो मुख्यतः इसका विस्तार जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय रेतीली मृदा जो आती है इसका मुख्यतः विस्तार मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर हम जिलों में देखें कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो है वो जिले दे दिए जाते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें क्या मरुस्थलीय रेतीली मृदा या बलुई मिट्टी आती है या नहीं आती है, या सीकर जिले में आती है या नहीं, तो आप जो है वो जिलों को भी याद रख लेना। सबसे पहले याद करना अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट बीकानेर और गंगानगर को विभाजित करके बनाया गया था, लेकिन इसमें गंगानगर शामिल नहीं किया जाता है। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और उसके बाद में जो वो बालोतरा जो कि बाड़मेर को विभाजित करके बनाया गया था, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर को विभाजित करके बनाया गया था, और उसके बाद में फलोदी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसके साथ में सीकर और चूरू और नागौर ये तीनों जिले भी जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसमें कमी जो वो नाइट्रोजन और कार्बन की इसमें कमी पाई जाती है, और अधिकता किसकी होती है, तो इसमें अधिकता होती है कैल्शियम की जो वो सर्वाधिक अधिकता होती है इस मृदा में, यानी कि इस मिट्टी में जो वो किन तत्वों की अधिकता होती है। एक हमारी मृदा आ जाती है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन कौन से जिलों में आ जाती है, तो बाड़मेर में आ जाती है, सांचौर में आ जाती है, जालोर में जो है ये लवणीय मिट्टी आ जाती है, पाली डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। लवणीय मिट्टी जो है वो याद रख लेना लूणी नदी जहां से प्रवाहित होगी तो वहीं पे लवणीय मिट्टी आ जाएगी। और फिर अगली हमारी जो मृदा आती है भूरी रेतीली मृदा, या इसको हम दूषण मृदा के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि भूरी रेतीली मृदा, दूषण मृदा, शिरोजम मृदा, या इसको हम ग्रे पेंटेड मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको भूरी रेतीली मृदा देते हैं तब आप समझ जाओगे, दूषण मृदा देते हैं तब भी आप ये समझना कि यही मृदा आएगी, और शिरोजम नाम देंगे तब भी ये समझना कि आप यही मृदा आएगी। उसके बाद में ग्रे पेंटेड मिट्टी या भूरी बलुई मृदा, तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा है कि इसमें कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन और कार्बन की जो है वो इसमें कमी होती है, अधिकता जो होती है, और लवणता का जमाव जो है वो अधिक सिंचाई, यानी कि ये जो मृदा आती है, यानी कि ये जो शिरोजम मृदा आती है इसमें लवणता का अधिक जमाव जो है वो सिंचाई के कारण हुआ है, सिंचाई करने की वजह से इसमें लवणता का जमाव हो गया है। फिर अगर हम बात करें तो ये जो मृदा जो आती है इसकी गहराई में चूने की परत पाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हार्ड पेन के नाम से जाना जाता है, हार्ड पेन के नाम से उसको जाना जाता है, हार्ड पेन, ये नाम याद रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। विस्तार, यानी कि अब इसका विस्तार जो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो आप सभी को पता है कि बीच में से इसका विस्तार आएगा, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी क्षेत्र तीनों में जो है इसका विस्तार आ जाएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसके बाद में नागौर, डीडवाना, कुचामन, और उसके बाद में जो है वो जोधपुर ग्रामीण और पाली में जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। अब फटाफट से आप जो है वो इसको नोट करो, फिर हम जो है वो अगली मृदा के बारे में देखेंगे। अगली मृदा कौन सी आ जाती है,
पर्वतीय प्रदेश जो है उसमें ये मृदा जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी कि इस प्रदेश में मुख्य रूप से ये मृदा मिलती है। फिर अगर बात करें तो इसका विस्तार जो है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो इस मृदा का विस्तार जो है वो अगर हम राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो राजस्थान के ज्योग्राफी को राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग ही याद क्या करो। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे उदयपुर में आ जाता है, उसके बाद में इधर जो है वो राजसमंद में आ जाता है, और सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सिरोही ज़िले में आ जाता है इस मृदा का विस्तार, और इधर जो है वो अजमेर ज़िले में इस पर्वतीय मृदा का जो वो विस्तार आ जाता है। अगली हम मृदा के बारे में बात करें, काली मिट्टी, या जिसको हम रेंगुर मृदा के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि पांचवी हमारी मृदा आएगी काली मृदा, या जिसको हम रेंगुर मृदा भी बोल सकते हैं। अगर रेंगुर मृदा का नाम आता है तो आप कन्फ्यूजन मत होना, काली मृदा को ही रेंगुर मृदा कहते हैं। अब आता है कि ये मृदा जो है वो मुख्यतः है, इसमें किस तत्व की अधिकता होती है, तो इसमें जो है वो अधिकता होती है पोटेशियम एंड कैल्शियम की अधिकता होती है। इसमें पोटेशियम एंड कैल्शियम की अधिकता होती है। मुख्यतः ये मृदा जो है वो कौन से क्षेत्र की आ जाती है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र की आ जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो कोटा, बारां, झालावाड़, ये जिले आ जाते हैं। यानी कि मुख्यतः ये हाड़ौती क्षेत्र की मृदा आती है, जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ और इसके साथ में एक डिस्ट्रिक्ट और आ जाता है बूंदी। कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी जिले की जो है वो ये मृदा आती है। और इसका उपयोग यानी कि ये जो है वो सर्वाधिक किस कृषि के लिए उपयोगी होती है, तो ये मृदा जो है वो उपयोगी होती है कपास के लिए। काली मृदा, रेंगुर मृदा कपास की कृषि के लिए उपयोगी होती है। इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो इसका निर्माण जो है वो लावा अपरदन से इसका निर्माण हुआ था। यानी कि इस मृदा का निर्माण जो है वो कैसे हुआ था, तो लावा अपरदन के द्वारा जो वो इसका निर्माण हुआ था। यानी कि लावा के अपरदन के बाद में जो इस मृदा का निर्माण हुआ था। और इस मृदा की जलधारण क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। जलधारण अक्षमता सर्वाधिक, यानी कि इस मृदा की जलधारण अक्षमता सर्वाधिक होती है। और सबसे कम अक्षमता मरुस्थलीय रेतीली मृदा की थी। और सिंचाई की आवश्यकता नहीं है लंबे समय तक इस मृदा को, यानी कि काली मृदा जो आती है इसको लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं है इस मृदा को, लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। एक बार सिंचाई करने के बाद, यानी कि आप एक बार सिंचाई कर दोगे तो लंबे टाइम यानी कि लॉन्ग टाइम तक जो है वो इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसको सिंचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर हमारी अगली मृदा आती है मिश्रित काली मृदा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिश्रित लाल काली मृदा अगली आती है छठी, मिश्रित लाल काली मृदा। और मिश्रित लाल काली मृदा जो है वो दक्षिणी अरावली की लाल मृदा और मालवा के पठार की काली मृदा, मालवा के पठार की काली मृदा से जो है वो ये मृदा बनी है। यानी कि दक्षिणी अरावली की लाल मृदा और मालवा के पठार की काली मृदा से जो है वो इस मृदा का निर्माण हुआ है। ये किस चीज़ों के लिए उपयोगी है, यानी कि किसकी कृषि के लिए उपयोगी है। चीज़ों के लिए तो क्या है, किसकी कृषि के लिए उपयोगी, तो लाल है यानी कि मक्के की कृषि के लिए उपयोगी है, काली है यानी कि कपास की कृषि के लिए उपयोगी है। इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो अगर हम बात करें तो इसका विस्तार ये हुआ हमारे राजस्थान का मैप। और इसमें अगर हम देखें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसके साथ में ही सलूम्बर, यानी कि इस मृदा का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और इसके साथ में एक जिला और आ जाता है इधर
झालावाड़ में जो है ये मृदा आ जाती है। अधिकता इसमें किसकी होती है, तो पोटेशियम और कैल्शियम की अधिकता जो है वो इस मृदा में होती है। कालिया मृदा या रेंगुर मृदा जो आती है इसकी जलभराव अक्षमता सर्वाधिक आती है। जलभराव अक्षमता सबसे कम जो है वो मरुस्थलीय रेतीली बलुई मिट्टी की आती थी, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है वो लावा अप्रदन के द्वारा जो है वो इसका निर्माण हुआ है। और ये मृदा ऐसी है कि लंबे समय तक अगर हमने सिंचाई कर दी है तो फिर लंबे समय तक हमें इसमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक बार इसमें सिंचाई कर देते हैं तो लंबे टाइम तक जो है वो हमें वापस इसमें सिंचाई की प्रोसेस जो है वो नहीं करनी पड़ती है। ये होती है काली मृदा। फिर हमने बात करी थी मिश्रित लाल काली मृदा। अब इसको मिश्रित लाल काली मृदा क्यों कहते हैं, तो दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी, यानी कि हमारा जो दक्षिणी अरावली है उसकी लाल मिट्टी और मालवा के पठार की काली मिट्टी, इन दोनों मिट्टी के मिली जुला रूप यानी कि मिश्रित रूप जो होता है वो लाल काली मृदा है। ओके, इसका उपयोग हमने काली मृदा के उपयोग के बारे में नहीं बताया, जो कि बार बार क्वेश्चन किया जाता है। ये कपास की कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है और ये लाल काली मृदा जो वो कपास और मक्के की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो दक्षिणी अरावली पर्वतीय प्रदेश, यानी कि मैंने आपको बताया दक्षिणी अरावली तो यानी कि इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर, इन जिलों में जो है वो इस मृदा का विस्तार आ जाता है। अगली हमारी मृदा थी लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो कायंत्रित चट्टानों से लाल लोमी मृदा का निर्माण हुआ है। ये किस कृषि के लिए उपयोगी है, तो मक्के की खेती के लिए जो ये मृदा उपयोगी है। इसका विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यानी कि लाल लोमी मृदा का विस्तार उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का दक्षिणी भाग आ जाता है और सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में ये मृदा जो है वो आ जाती है। फिर अगर हम बात करें तो लाल लोमी मृदा में जो वो किन तत्वों की अधिकता होती है, तो फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन की जो है वो इसके अंतर्गत अधिकता होती है। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम जो है वो हमारी एक अगली मृदा यानी कि लास्ट 2 मृदा बची है उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारी अगली मृदा आ जाती है जलोढ़ कछारी, यानी कि 8वीं मृदा। जलोढ़ या हम इसको कछारी या फिर हम इसको कांप मृदा भी बोल सकते हैं। जलोढ़, कछारी, कांप मिट्टी भी बोल सकते हैं, या इसको एक और नाम आता है ब्लैक कॉटन सोयल मृदा। इसको ब्लैक कॉटन सोयल मृदा भी कहते हैं, कछारी मृदा भी कहते हैं, कांप मृदा भी कहते हैं। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन किया जाता है कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। इस मृदा का विस्तार, ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा आती है, इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। तो अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो इधर जो है वो जयपुर, अलवर, डीग, भरतपुर, ऐसे मत सोच लेना यहाँ पे भरतपुर है, जगह नहीं है इस वजह से आपको ये बता रहे हैं। भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर, सवाई माधोपुर, ऐसे याद करने में जो है वो आपको आसानी होगी। उसके बाद में कोटा, अगर आप सीक्वेंस वाइज ऐसे याद करोगे तो आपको जो है वो ज़्यादा सही रहेगा याद करने में। इधर अजमेर, टोंक और दौसा, ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा आती है। और फिर अगर हम बात करें हमारी अगली मृदा आ जाती है यानी कि 9वीं, लाल पीली मृदा। अगली मृदा हमारी आती है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा का रंग जो है वो किस वजह से लाल पीला होता है, तो लोह ऑक्साइड के जल योजन की अधिक मात्रा के कारण। लोह ऑक्साइड के जल योजन की अधिक मात्रा के कारण इसका रंग लाल पीली मृदा होता है। लोह ऑक्साइड के जल योजन की अधिक मात्रा के कारण इसका रंग जो है वो लाल पीला होता है। लाल पीला रंग लोह ऑक्साइड के जल योजन की अधिक मात्रा के कारण जो है वो इसका रंग लाल पीला होता है।
करें तो इस लाल पीली मृदा का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट, सीस्ट क्या, ग्रेनाइट, सीस्ट और नीस चट्टानों के टूटने से। काली व पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, सीस्ट व नीस्ट चट्टानों के टूटने से हुआ। अब आता है कि इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है। तो इसका विस्तार जो है राजस्थान के, अगर हम बात करें तो इसका विस्तार अजमेर में आता है और उसके बाद में जो उसके नीचे अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली और सवाई माधोपुर। भीलवाड़ा, करौली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में इसका विस्तार आ जाता है। एक और मृदा आती है भूरी जलोढ़ मिट्टी। इसका विस्तार जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आता है? भूरी जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ मृदा होती है। ये अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब आप देख सकते हो गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सी मृदा आती है? भूरी या जलोढ़ मिट्टी आती है। और बनास बेसिन, यानी कि जहाँ से बनास नदी जो है वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट पढ़ा दी है। तो बनास बेसिन जहाँ से गुजरती है, भूरी जलोढ़ मिट्टी का जो है वो यहाँ पे विस्तार आ जाता है। भारत में अगर मृदा के विस्तार के बारे में देखें तो वो हम जो है वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन राजस्थान में जो है वो हम कुछ पेन यानी कि चित्र के द्वारा देख सकते हैं राजस्थान की मृदा को एक साथ ही। ये हमारे राजस्थान का मैप है। फिर अगर हम इसमें मृदा के विभाजन के बारे में देखें, यानी कि मृदा के प्रकारों के बारे में देखेंगे, तो इधर जो मृदा आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है वो इस एरिया में आती है जो कि राजस्थान का सर्वाधिक एरिया घेरती है। और फिर जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी लवणीय मृदा, और इसमें मैंने बताई थी भूरी रेतीली मृदा। यहाँ पे भूरी व रेतीली मृदा और इसमें जो है वो लवणीय मृदा आ जाती है। और लवणीय मृदा के नीचे जो है वो पर्वतीय मृदा आती है। इधर पर्वतीय मृदा। अब आप देख सकते हो कि सर्वाधिक एरिया कौन सी मृदा घेर रही है? मरुस्थलीय मृदा सर्वाधिक एरिया घेर रही है। फिर अगर हम बात करें तो इधर जो है वो लाल लोमी मृदा आ जाती है इतने एरिया में। इधर लाल लोमी मृदा और इतने एरिया में जो है वो लाल काली मृदा। लाल लोमी मृदा जो है वो इसके इधर की साइड में और लाल काली मृदा जो है वो उधर की साइड में। और फिर अगर हम बात करें तो इन सभी के ऊपर जो है वो एक और मृदा पाई जाती है जो कि लाल पीली मिट्टी आती है, यानी कि इधर इतने एरिया को घेरने के बाद में इधर जो है वो लाल पीली मिट्टी। और ये जो क्षेत्र आता है हाड़ौती वाला, इसमें काली मृदा आ जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र में आएगी तो इधर काली मृदा आ जाती है। फिर इस लाल पीली मिट्टी के ऊपर जो है वो मैंने आपको इधर बताया था जयपुर की साइड जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। ये जो है वो मिट्टी के प्रकार आ जाते हैं राजस्थान के संबंध में, जो कि मैंने कंप्लीट जो है वो आपको पढ़ा दी है। अब हम जो वो फटाफट से इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर ये हमारे कंप्लीट होते हैं। जलोढ़ या कछारी कांप ब्लैक कॉटन सोइल मृदा जिसको बोलते हैं, इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में भरतपुर से पहले डीग, डीग जो है वो भरतपुर को विभाजित करके बनाया गया था धौलपुर, धौलपुर के बाद में सवाई माधोपुर और उसके बाद में कोटा, अजमेर, टोंक, दौसा। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जो आती है वो जलोढ़ या कछारी मृदा आती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारी अगली मृदा, नौवीं मृदा लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा जो है इसका लाल पीला रंग क्यों है? तो लोह ऑक्साइड के जल योजन के एक अधिक मात्रा के कारण जो है इसका लाल पीला रंग आ जाता है। इसका निर्माण जो वो ग्रेनाइट, सीस्ट, नीस चट्टानों से मिलकर जो इसका निर्माण हुआ है।
कौन कौन से जिलों में विस्तार आ जाता है। लाल पीली मृदा है तो भीलवाड़ा में, करौली में, सवाईमाधोपुर में, अजमेर में और टोंक में। लाल पीली मृदा अजमेर, अजमेर के इधर टोंक, उसके नीचे भीलवाड़ा, फिर इधर करौली, करौली के नीचे सवाईमाधोपुर, लाल पीली मृदा। उसके बाद में जलोढ़ यानी कि भूरी जलोढ़ मिट्टी। गंगानगर हनुमानगढ़ के बारे में मैंने नहीं बताया था आपको कि कौन सी मृदा आती है। अब इसमें आप ध्यान से देख लेना कि गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में जो वो भूरी जलोढ़ मिट्टी आती है। इसके साथ में अलवर, भरतपुर और बनास बेसिन, जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है उसको बनास बेसिन के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कंप्लीट नदियों का टॉपिक जब करवाया था तब। तो बनास बेसिन जो आता है उसमें भूरी जलोढ़ मिट्टी आती है। ये मैंने राजस्थान का मैप बनाया, उसमें मैंने आपको समझाया मरुस्थलीय मृदा इधर आती है, भूरी रेतीली मृदा ये, लवणीय मृदा जो है वो इधर 2-3 जिलों में आती है, पर्वतीय मृदा यानी कि यहाँ से अरावली पर्वतमाला निकलती है सभी को पता है, और लाल पीली मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी आती है। इधर जो है वो लाल काली मृदा, लाल लोमी मृदा इतने एरिया में आती है, और काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र में आती है। ये तो हुई हमारे मृदा के प्रकार कंप्लीट, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे डिटेल से पढ़ा दिया है। और अब जो है वो हम अगली सेशन, अगली क्लास जो है वो मृदा के टॉपिक पे ही लेंगे, क्योंकि हमें मृदा के जो नवीन वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कि एरिडोसॉल्स मृदा आ जाती है, एंसेप्टिसॉल्स मृदा आ जाती है, एल्फीसॉल्स मृदा आ जाती है, एंटीसॉल्स मृदा आ जाती है, उन सभी के बारे में जो है वो हम डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।